आज हम लोग स्टोक्स थ्योरम देखने वाले हैं। स्टोक्स थ्योरम में हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो उसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन f around any closed curve is equal to the surface integral of curl f bar taken over any surface of which the curve is a boundary edge. Symbolically, we may state that the theorem as follows. If f bar is any continuous differentiable vector function and S is a surface enclosed by curve C, then single integration of f bar dot dr bar is equals to double integration of curl f bar dot n cap ds is equals to double integration of del cross f bar ds. सिंपलेस्ट मीनिंग है इसका, यहाँ पे इक्वेशन में आपको राइट हैंड रूल का इक्वेशन बताया है। राइट हैंड रूल जो आप लोगों ने फिजिक्स में सीखा हुआ है उसका मेंशन किया है यहाँ पे। तो आपको z एक्सिस कहाँ पे लेना है, y एक्सिस कहाँ पे लेना है, x एक्सिस कहाँ पे लेना है, वो बेसिकली आपके पास रूल रहता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मेन रोल क्या है, आपके इस स्टेटमेंट का मेन रोल है। मेन रोल क्या है कि single integration of f bar dot dr bar is equals to double integration of curl f bar dot n cap ds, राइट। ये आपका स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को हमेशा हम लोग एग्जांपल लिखते हुए यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन y dx plus z dy plus x dz where c is the curve of intersection of x square plus y square plus z square is equals to a square and x plus y is equals to a, राइट। ये आपका इक्वेशन है। सॉरी, ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि आपको स्टोक्स थ्योरम यूज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस के सॉल्यूशन में लिखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या है। स्टोक्स थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f bar dot dr bar is equals to डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल f bar dot n का ds। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख लिया। अब जब भी आपके पास क्वेश्चन रहता है सिंगल इंटीग्रेशन का, वहां पे अगर आपके पास y dx प्लस यानी f bar dot dr bar की लैंग्वेज में नहीं दिया है, तो आपको गिवन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको गिवन इक्वेशन को आपको क्या बता रही थी मैं कि आपको ये जो f बार डॉट dr बार की लैंग्वेज में अगर आपका इक्वेशन नहीं रहेगा तो आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है f बार डॉट dr बार की लैंग्वेज में। वो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है y dx प्लस z dy प्लस x dz आपका गिवन इक्वेशन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हर टर्म के लिए आपको i, j एंड k वेक्टर्स की जरूरत रहेगी। तो यहाँ पे dx, dy एंड dz के कोएफिशिएंट को हम लोग कंटिन्यूअसली रिस्पेक्टिवली बेसिकली i, j एंड k वेरिएबल देंगे, यानी y इंटू आई कैप प्लस z इंटू जे कैप प्लस x इंटू के कैप। और डॉट प्रोडक्ट के सेकेंड वेक्टर में हम लोग लिखेंगे dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू जे कैप प्लस dz इंटू के कैप। ये आपके दो वेक्टर्स बन जाते हैं। ये देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो राइट हैंड वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, आई कैप दो वेक्टर्स है। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त हम लोग क्या करते हैं, आई का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या मिलेगा, y इंटू डी एक्स है, z इंटू डी वाई है, प्लस x इंटू डी जेड है, राइट। यानी हम लोगों ने क्या किया, गिवन इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हम लोगों ने वेक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो रहता है वो है आपका आर बार का डेरिवेटिव, दैट इज डी आर बार। आर बार हमेशा आप लोग क्या लिखते हो, एक्स आई बार प्लस वाई जे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और उसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है डी आर बार इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये आपको मिल गया डी आर बार। और ये जो डी आर बार को छोड़ के जो आपके पास वेक्टर है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एफ बार, राइट। तो आपको मिला एफ बार डॉट डी आर बार। अब इन दोनों की कंपेयर करने के बाद एफ बार की वैल्यू हमें क्या मिली है, एफ बार की वैल्यू मिली है वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप।
अब एफ बार की वैल्यू मिल गई हमें। क्यों? हमें इक्वेशन कैसे लैंग्वेज में चाहिए था? हमें इक्वेशन ही चाहिए था एफ बार डॉट डी आर बार की लैंग्वेज में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एफ बार की वैल्यू लिख दी। अब राइट साइड को अगर हम लोग देखते हैं तो राइट साइड को हमारे पास क्या है? राइट साइड में है हमारे पास राइट साइड में हमारे पास कर्ल एफ बार डॉट एन कैप डी एस है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कर्ल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कर्ल यानी क्या? डेल क्रॉस एफ बार। तो डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो रहती है आई कैप, जे कैप एंड के कैप की। सेकेंड रो रहती है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर रहता है उसके आई, जे एंड के कंपोनेंट्स की। तो फर्स्ट डेल के कंपोनेंट्स कौन से हैं? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। एंड थर्ड रो रहती है आपके सेकेंड वेक्टर के आई, जे एंड के कंपोनेंट्स की। तो एफ बार के कंपोनेंट्स कौन से हैं? वाई, जेड एंड एक्स। ये आपको 3 कंपोनेंट्स मिल गए। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है, तो आई कैप लिख लिया। डेल अपॉन डेल वाई यानी y का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि हम लोग एक तो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। उसके उस वक्त जब अगर हम लोग y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x एंड z को हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसलिए x का डेरिवेटिव आ गया 0 एंड डेल अपॉन डेल z यानी z का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आएगा 1। उसके बाद माइनस j का डेल अपॉन डेल x into x यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, डेल अपॉन डेल z into y यानी आपका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज 0 प्लस k कैप इनटू डेल अपॉन डेल x into z यानी z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0 माइनस डेल अपॉन डेल y into y यानी y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज 1। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 0 माइनस 1 यानी माइनस आई कैप माइनस 1 माइनस 0 यानी 1 इंटू माइनस जे कैप प्लस 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1 इसलिए माइनस के कैप। यानी डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू क्या मिली? माइनस यहाँ से हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट में बचा आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने किसको कंसिडर किया है? स्टोक्स थ्योरम को कंसिडर किया है। सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने किसको कंसिडर किया है? जहां पे हम लोगों ने एफ बार की एंड डी आर बार की वैल्यू फाइंड आउट की है। एंड थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने किसको कंसिडर किया है? डेल क्रॉस एफ बार को कंसिडर किया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये 3 वैल्यूज मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टोक्स थ्योरम के इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है? एफ बार डॉट डी आर बार यानी क्या है आपका? ये इक्वेशन। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बाय स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ y dx plus z dy plus x dz y dx plus z dy plus x dz is equals to इंटीग्रेशन ऑफ f bar dot dr bar। ये कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। ये हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन में डिराइव किया था। इज इक्वल्स टू क्या है? डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस f bar dot n कैप ds। अब ये कहाँ से मिला? आपका स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है वो, इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे? डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने डिराइव किया इक्वेशन 3 में, क्या है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू पुट कर दी, एन कैप लिख दिया, डीएस लिख दिया। राइट, यहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस लिखे, फ्रॉम 2 हम लोगों को एफ बार डॉट डी आर बार मिला, फ्रॉम 1 हम लोगों को स्टोक्स थ्योरम से मिला, एंड फ्रॉम 3 हम लोगों को डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू। ये आपको मिल गया इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब क्या करना है? इस डबल इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगेंगे? यहाँ पे जो डबल इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स लगेंगे। अब लिमिट्स निकालने के लिए हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए। ये तो कैलकुलेटिव पार्ट हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हम लोगों को अब डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सरफेस होना चाहिए। सरफेस होने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको सरफेस कौन सा दिया है वो देखते हैं। क्या दिया है? कर्व वेयर C is the curve of intersection of x square plus y square plus z square is equals to a square and x plus y is equals to a। राइट, यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्फीयर। राइट, जहाँ पे आपका सेंटर क्या है? सेंटर है 0 0 0, ओरिजिन इज योर सेंटर, एंड इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है
ए एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका प्लेन, राइट। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको x प्लस वाई यानी ये होगा एक्स वाई प्लेन में। अब इसको ज्यादा इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये स्फीयर और ये है प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तभी आपको क्या मिलेगा, आपका गिवन सरफेस मिलेगा। और गिवन सरफेस मिलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस डबल इंटीग्रेशन के इक्वेशन में आप लोग लिमिट्स पुट कर सकते हो। अब समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका, ये आपका स्फीयर है, राइट। तो स्फीयर के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्फीयर क्या है। अब ये है सपोज आपका स्फीयर है, अब इस स्फीयर को कट करना है आपको। देखो ये आपका स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर हम लोग बीच से कट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हाँ हेमिस्फीयर नीचे मिलेगा, हेमिस्फीयर ऊपर मिलेगा। अगर हम लोग ऊपर से ऐसे कट करते हैं तो वापस वही होगा, इस साइड हेमिस्फीयर होगा, इस साइड हेमिस्फीयर होगा। अब इस स्फीयर के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस डिसाइड करते हैं। यहाँ पे राइट हैंड रूल है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग z एक्सिस कंसिडर करेंगे, राइट। ये यहाँ पे ऊपर वाला कौन सा एक्सिस होगा, यहाँ पे y एक्सिस होगा, और नीचे वाला कौन सा एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा, राइट। राइट हैंड वाला एंड लेफ्ट हैंड वाला, ये आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये सामने वाला आपका z एक्सिस। क्यों, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में राइट हैंड रूल फॉलो होता है, राइट। ये होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या पता है, इस स्फीयर में, इस स्फीयर की रेडियस क्या है, a, यानी बाउंड्री पॉइंट्स जो रहेंगे x एक्सिस के ऊपर, ये जो बाउंड्री पॉइंट रहेगा वो पॉइंट a रहेगा। यहाँ पे y एक्सिस के लिए यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, y एक्सिस के लिए a रहेगा। सिमिलरली z एक्सिस के लिए भी यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट क्या रहेगा, a रहेगा। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे हमें x प्लस वाई प्लेन से हमें इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करना है। इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं। अगर मैंने इसको बीच में से कट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, एक हेमिस्फीयर, और यहाँ पे हेमिस्फीयर ऊपर मिलेगा और हेमिस्फीयर नीचे मिलेगा, लेकिन बीच में क्या मिलेगा आपको, बीच में एक आपको सर्कल मिलेगा, राइट। अब कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, एक एक पोर्शन इसका कट करते जा रहे हैं, राइट। इसको ऊपर से कट कर लिया तो एक साइड हेमिस्फीयर, एक साइड हेमिस्फीयर, और बीच में आपको क्या मिलेगा, बीच में आपको एक सर्कल मिलेगा, राइट। अब वही हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पोर्शन जो है हम लोग ऐसा टेढ़ा कट कर रहे हैं। अगर हम लोग टेढ़ा भी कट करते हैं तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा, एक साइड छोटा हेमिस्फीयर मिलेगा और एक साइड बड़ा हेमिस्फीयर मिलेगा, और अंदर वाले साइड में हमें वापस क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू a जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, x y प्लेन में है, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस से जो प्लेन क्रिएट हो रहा है उसमें वो प्लेन है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स वाई प्लेन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग y का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू a में x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद आपको y का पॉइंट क्या मिलेगा, y का पॉइंट मिलेगा a, यानी इस पॉइंट के ऊपर वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है प्लेन। सिमिलरली अब अगर हमें x का इंटरसेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम लाइक क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू a के इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0, सॉरी x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी a। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जो x प्लस वाई जो प्लेन है वो इस स्फीयर को एक्स वाई प्लेन में, यानी यहाँ से और यहाँ से जो प्लेन क्रिएट हो रहा है इस प्लेन में पॉइंट ए को एंड पॉइंट ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, पॉइंट ए से हम लोगों ने ऐसे टेढ़ा कट कर लिया तो आपको यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक सर्कल मिलेगा, राइट। अब ये जो सर्कल है यहाँ पे अंदर जो एक सर्कल मिलेगा वो सर्कल आपका क्या रहेगा, सरफेस रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर that is x square plus y square plus a square sorry x square plus y square plus z square is equals to a square। ये आपका क्या है, स्फीयर है। इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करने वाला पोर्शन कौन सा है, x plus y is equals to a,
इसको इंटरसेक्ट करने वाला पोर्शन कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, यानी पॉइंट ए और पॉइंट ए को इंटरसेक्ट करेगा ये प्लेन, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, और यही आपका सर्कल क्या है, स्फीयर है, राइट। उसके बाद हम लोग अब इस सर्कल के लिमिट्स निकालेंगे। इस सर्कल के लिमिट्स निकालने के लिए डायग्रामेटिकली, ये मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको समझा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। इसको डायग्रामेटिकली समझने के लिए अब डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है आपका, ये है आपकी डायग्राम। ये देखो, यह है आपका कंप्लीट स्फीयर। इस प्लेन को इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक आपको क्या मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है। और आपका जो एन कैप रहता है, वो एन कैप के लिए, एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लगता है, सरफेस का इक्वेशन लगता है। तो सरफेस का इक्वेशन क्या है, सब अभी आपके पास प्लेन का इक्वेशन है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। अब सरफेस तो मिला है, सरफेस यानी क्या है, आपका प्लेन है। अब प्लेन को क्या करेंगे, एक इक्वेशन में कंसिडर करेंगे, दैट इज f ऑफ x, y, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस ए। क्या किया, ये सारे वेरिएबल्स एक साइड ले लिए और इक्वल्स टू 0। तो स्मॉल f कंसिडर कर लिया, जो सरफेस का इक्वेशन है हम लोगों ने उसको क्या कंसिडर कर लिया, स्मॉल f, विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस ए। अब एन कैप की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है सरफेस इंटीग्रल में। वो क्या है, एन कैप इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल एफ, डेल एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल एफ इज इक्वल्स, अब डेल एफ निकालते हैं, डेल एफ यानी क्या, ग्रेड फाई। ग्रेड फाई की डेफिनेशन क्या है, आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ए, एक्स प्लस वाई माइनस ए। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1, दैट इज 1 इंटू आई कैप, आई कैप। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, 1, एक्स का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव 1, ए का डेरिवेटिव 0, दैट इज 1, 1 इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू जेड वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यानी डेल एफ की वैल्यू क्या मिली, आई कैप प्लस जे कैप। अब मॉड डेल एफ की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आई कैप का कोएफिशिएंट 1, तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे जे कैप दिख नहीं रहा है, दैट इज जे कैप का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, इसलिए 1 स्क्वायर, यानी आपको एन कैप की वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। रूट 2 कहाँ से आया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी 1 प्लस 1, दैट इज 2, एंड उसका रूट यानी रूट 2। ये मिल गया आपको एन कैप की वैल्यू। एन कैप की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी डबल इंटीग्रेशन में, और डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिली थी आपको, ये मिली थी माइनस ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इनटू एन कैप, राइट। अब एन कैप की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी, राइट। अब इन एन कैप की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का साइन ऑलरेडी है, 1 अपॉन रूट 2 कांस्टेंट है, तो डबल इंटीग्रेशन के बाहर आ गए, आई कैप इंटू आई कैप 1, जे कैप इंटू जे कैप 1, के कैप यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, 0 होगा, इसलिए यहाँ पे के कैप की वैल्यू आई ही नहीं, राइट। तो 1 प्लस 1 विल बी 2 ds, राइट। तो 2 बाहर निकल गया, 2 अपॉन रूट 2, दैट इज माइनस रूट 2 एंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने लिमिट्स पुट नहीं किए, हम लोगों ने सिर्फ ये डायग्राम समझ ली है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे लिमिट्स पुट नहीं की है। अब जब यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आता है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सीखा हुआ है, सरफेस इंटीग्रल के वक्त डबल इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। अब हमारे पास एरिया कौन सा है, ये है आपका एरिया, राइट। मैंने क्या बताया था, इस सर्कल को, सॉरी इस स्फीयर को यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे जो आपको सर्कल मिल रहा है, वो सर्कल क्या है, आपका एरिया है, राइट। तो इस सर्कल का एरिया, ये आपका क्या रहेगा, आपका गिवन सरफेस रहेगा, उसी सरफेस का आपको डबल इंटीग्रेशन निकालना है। अब डबल इंटीग्रेशन का मतलब ही रहता है एरिया फाइंड आउट करना, तो इस एरिया, इस सर्कल का एरिया यानी ये डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू रहेगी, इसलिए माइनस ऑफ रूट 2 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। कैसे, वापस एक बार समझा रही हूँ, इस स्फीयर का और x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू ए, प्लेन का इंटरसेक्शन, यानी ये आपको मिल रहा है सर्कल, और यही आपका रिक्वायर्ड सरफेस है। तो इस सरफेस का एरिया यानी एरिया ऑफ द सर्कल, इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि डबल इंटीग्रेशन का मतलब ही रहता है एरिया फाइंड आउट करना। अब एरिया ऑफ द सर्कल के लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्या है आपके पास फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला तो है, मिल गया, लेकिन हमें क्या पता है? हमें इस सर्कल की रेडियस पता नहीं है। हमें क्या क्या पता है? हमें इस स्फीयर की रेडियस पता है। स्फीयर की रेडियस क्या है? ए, यानी z एक्सिस के ऊपर लेंथ क्या रहेगी? ए। x एक्सिस के ऊपर भी लेंथ क्या रहेगी? ए। y एक्सिस के ऊपर भी लेंथ क्या रहेगी? ए। लेकिन यहाँ पे जो हमें सर्कल मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग सरफेस जो मिल रहा है, उस सर्कल की हमें रेडियस नहीं पता है। तो हमें क्या क्या पता है इस गिवन सरफेस के लिए? हमारे पास कुछ चीजें हैं। यहाँ पे जो एक्सिस है वहां पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। उसके बाद ये जो 90 डिग्री है वहां पे ये एक लाइन और ये एक लाइन, यानी लेंथ ओ ए एंड लेंथ ओ बी जो है क्या है? वो स्फीयर की रेडियस है, इसलिए लेंथ दोनों की क्या है? सेम है, राइट। इतना हमें पता चल गया। यानी दो लेंथ अगर सेम है तो आपका जो यहाँ पे देखो, ये दो लेंथ क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसलिए सेम आ गई, और ये एक्सिस है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ। अब यहाँ पे ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये ट्रायंगल कैसे मिला है वो आपको समझाती हूँ। ये ट्रायंगल कैसे मिला है? ये जो आपका स्फीयर है, इस स्फीयर को ऐसे कट करने के बाद ये जो सर्कल मिला है, इस सर्कल की डायमीटर, इस सर्कल की डायमीटर एंड आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्या है? ये कंसिडर करके आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल मिला है। अब इस ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या किया है? ये 3 डायमेंशनल डायग्राम कंसिडर करो। ये स्फीयर तो आपको पता है, उसके बाद ये सर्कल पता है, और ये क्या है? आपको जो रिक्वायर्ड सरफेस मिला है वो सर्कल की ये डायमीटर है, और ये डायमीटर हम लोगों ने टच यहाँ की है, ये टच की है हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर एंड वाई एक्सिस के ऊपर। अब देखो क्या क्या मिला है। ये जो ट्रायंगल मिला है, उस ट्रायंगल को अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल में मैंने जो नोटेशंस यूज किए हैं वही मैंने सेपरेट नोटेशंस ट्रायंगल निकाल के ड्रॉ किए हैं। ओ ओ बी ए या फिर ओ ए बी, ये ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये दो साइड्स सेम है, ये हम लोगों को पता है। और हम लोगों ने क्या किया है? पॉइंट ओ से, ओरिजिन से सर्कल के डायमीटर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। परपेंडिकुलर ड्रॉ की है मतलब यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। और ये सी क्या है? ये सी आपका सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सरफेस, दैट इज सर्कल का सर्कल का ये सेंटर है। अब इसको डिटेल में समझते हैं, राइट। अब ये देखो, ये सर्कल का ये ट्रायंगल है, राइट। ये आपके ट्रायंगल को मैंने वापस ड्रॉ किया है, आ गया। अब क्या क्या है पता है आपको? ओ बी इज इक्वल्स टू ए लिख दिया, वापस ओ ए इज इक्वल्स टू ए लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे सी सेंटर है सर्कल का, वो लिख दिया। उसके बाद अब ध्यान दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी क्या पता है? अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो आपको क्या पता है? वो दो साइड्स क्या रहती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स अगर ट्रायंगल की इक्वल रहती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है। और उसके बाद यहाँ पे जो दो एंगल्स बनते हैं वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के दो एंगल्स क्या रहेंगे? 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स की सम जो रहती है वो क्या रहती है? 180 रहती है। अब इसको थियोरेटिकली लिखते हैं। इन ट्रायंगल BOA, एंगल BOA is 90 degree, OB equals to OA equals to A. Now triangle BOA become isosceles triangle, इसलिए एंगल OA OBA and OAB is equals to 45 degree by property of isosceles triangle.
अब ट्रायंगल OCA कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल OCA कंसिडर करते हैं। OCA में हमें क्या पता है कि ये 90 डिग्री है, एंगल OCA ये क्या है आपका 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल OAC, एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल OAB, राइट। ये लाइन सिर्फ एक्सटेंड की है, वो क्या है 45 डिग्री, कहाँ से, यहाँ से मिली है हमें, वो 45 डिग्री लिख ली। अब ट्रायंगल OCA में हमें क्या पता चल रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये बचा हुआ थर्ड एंगल जो है वो क्या बनेगा, वापस 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो बचा हुआ भी क्या मिलेगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पे ये भी मिल गया 45 डिग्री, हो गया। इसलिए दो एंगल्स जब सेम रहेंगे तब वापस क्या बनता है, ट्रायंगल OCA क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर ट्रायंगल OCA आइसोसेलेस है और ये हाइपोटेनियस है, OA क्या है हाइपोटेनियस, तो साइड्स OC इज इक्वल टू क्या मिलेगी आपको, CA या फिर AC मिलेगी, OC इज इक्वल टू AC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हम। अब हम लोग जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि साइड का स्क्वायर यानी OC स्क्वायर प्लस OAC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर आएगा, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। अब OC इज इक्वल टू AC है, राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, OC को रिप्लेस कर सकते हैं AC से, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब OA की लेंथ हमें पता है विच इज A, इसलिए यहाँ पे लिखा है A, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर। AC स्क्वायर AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या है A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, A स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या किया है हम लोगों ने, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड लेके गए हैं, तो A स्क्वायर अपॉन 2। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिली है, तो हमें AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो AC की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, A अपॉन रूट 2, A अपॉन रूट 2 AC की वैल्यू मिली। और AC ही क्या है आपका, AC ही आपके गिवन सरफेस का यानी इस सर्कल की क्या है, वो रेडियस है। इसलिए रेडियस की वैल्यू हमें क्या मिली है, रेडियस की वैल्यू यानी R की वैल्यू क्या मिली है, A अपॉन रूट 2। AC यानी इस रेडियस की वैल्यू हमें क्या मिली है, A अपॉन रूट 2। तो उस रेडियस की वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, A अपॉन रूट 2। अब A अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या है स्क्वायर, A का स्क्वायर आएगा A स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2, राइट। यानी अब ये कहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन में, कौन से, स्टोक्स थ्योरम के इक्वेशन में। हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे एरिया ऑफ द सर्कल ऊपर, और एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला भी लिखा था, आर की सिर्फ वैल्यू पुट करनी बाकी थी, तो आर की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, A अपॉन रूट 2। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको मिला पाई A स्क्वायर अपॉन 2। अब माइनस के साइन एज इट इज, पाई एज इट इज, A स्क्वायर एज इट इज, रूट 2 अपॉन 2 की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2 आएगी डिनोमिनेटर में। यानी आपको सिंगल इंटीग्रेशन y dx प्लस z dy प्लस x dz की वैल्यू क्या मिली, माइनस ऑफ पाई A स्क्वायर अपॉन रूट 2। और इस तरीके से आपको स्टोक्स थ्योरम यूज करके आप लोगों ने क्या की है, आप लोगों ने इस इक्वेशन के सिंगल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है, विच इज क्या है, विच इज पाई माइनस ऑफ पाई A स्क्वायर अपॉन रूट